साउंड, कैमरा, एक्शन। बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आज हम लेकर आए हैं संगीतकार जोड़ी निखिल विनय के निखिल कामत को। ला 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 ला। जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर निखिल कामत, जिनकी फिल्म इंडस्ट्री में एक लंबी और हिट पारी रही है। मुझसे मिलके वो क्यों शर्माए। ऐसे गाने जिन्हें आप गुनगुनाते नहीं थकते। नच पंजाब नच ले चक दे नाल वे, होगी अपनी शादी अब के साल वे। ऐसे गाने जो आपके मन की वादियों में गूंजते हैं। बेचैनी आंखों में इंतजार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है। संगीतकार जोड़ी निखिल विनय के निखिल कामत से विधि जैन की बातचीत, दूसरा भाग। हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम। स्वागत है आप सभी का विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन में। आज हमारे साथ बहुत बहुत खूबसूरत से म्यूजिक डायरेक्टर हैं। नाम तो सुना होगा 90 के दशक का निखिल विनय। जी हाँ, आज हमारे विविध भारती परिसर में उपस्थित है श्री निखिल कामत जी, या कहूँ संगीतकार निखिल कामत जी, जिन्होंने बहुत सारे हिट सॉन्ग्स दिए हैं। शायद कई बच्चों की जिंदगी शुरू नहीं हुई थी प्यार की, लेकिन अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का गीत से उनके जीवन में एक विछोह का जो शब्द है वो जल्दी से आ गया था। निखिल कामत जी ने ढेर सारी फिल्में बनाई, ढेर सारी फिल्मों को संगीतबद्ध किया। बहुत सारे पॉपुलर जो बहुत जाने माने टीवी सीरियल से उनके लिए भी उन्होंने संगीत दिया। कई संगीतबद्ध की हैं फिल्में जिन्हें केवल बैकग्राउंड स्कोर दिया गया, और कई सारे एल्बम जो 90 के दशक की हृदय की धड़कन हुआ करते थे, उन एल्बम्स में जान डाली निखिल विनय के संगीत में। तो हमारे बीच में है श्री निखिल कामत जी। विविध भारती परिवार की ओर से श्री निखिल कामत जी का हम सब बहुत स्नेह से स्वागत करते हैं। स्वागत है सर। थैंक यू सो मच, नमस्कार। और मैं विविध भारती का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मैं यहाँ आपके स्टूडियो में आया हूँ जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। निखिल जी, अभी ये जो म्यूजिक डायरेक्टर है ये बहुत काम करता है गानों के बीच में। जी। जो शब्द दिए जाते हैं, गीतकार गीत लिखते हैं, गीत लिखने के बाद संगीतकार उसमें संगीत देते हैं, और संगीतकार के बाद ही गायक गाता है, और गायक के नाम से वो गाना फेमस हो जाता है। राइट। लेकिन अगर मैं बीच का जो कड़ी है संगीतकार, उन पे आती हूँ, तो आप एक बड़े संगीतकार हैं, इसलिए प्रश्न पूछना बनता है कि एक इंटरल्यूड होता है, एक प्रील्यूड होता है। करेक्ट। जब गाने को गौर से सुनते हैं, यहाँ तक कि हमारे विविध भारती के श्रोताओं की भी कई बार ये शिकायत होती है कि आप गाना बजा रहे हैं, आखिरी का गाना मत काटो, आखिरी का संगीत बहुत अच्छा है। ये प्रश्न कई बार आता है। हालांकि विविध भारती में ये जो प्रैक्टिस है, ये जो काम है, वो बहुत कम होता है। हम लोग प्रयास करते हैं कि पूरा गाना सुना दें, लेकिन कभी समय की कमी होती है, तो वो गाना हमें अगला कार्यक्रम शुरू करना है तो कभी ऐसा करना पड़े, तो अन्यथा ये काम हमारे यहाँ नहीं होता जी। तो ये जो हमारे श्रोता हैं वो इस बात को बहुत संगीनता के साथ लेते हैं, बहुत ध्यान से लेते हैं कि आपने जो संगीत दिया है, इंटरल्यूड का, प्रील्यूड का, या फिर जो एक्सक्लूड का आखिरी का संगीत है, उस संगीत तक वो सुनते हैं। जी। तो ज्यादा मेहनत बोलों के साथ बनाने में होती है या जो बीच का संगीत है उसे उठाने में होती है? नहीं, बोलो के साथ तो मेहनत होती है, लेकिन ये जो म्यूजिक अरेंजमेंट जो बोलते हैं ना, जो आपने प्रील्यूड बोला, इंटरल्यूड म्यूजिक, वो भी इम्पोर्टेंट है जी। और उसके लिए उस समय हमें हेल्प मिलता था, एक नाम जिसको बोलते हैं म्यूजिक अरेंजर। अच्छा। इनका नाम मैं लेना चाहता हूँ, जैसे तुम बिन में सुरेश लालवानी जी, बबलू चक्रवर्ती जी, अमर हल्दीपुर जी, अनिल मोइले साहब, अरुण पोडवाल साहब। तो ये लोग ने, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि सपोजिंग मैंने ट्यून बनाया और मैंने सपोजिंग एक म्यूजिक अरेंजर को दे दिया, वो घर लेके जाता था, उसका आगे पीछे का म्यूजिक अरेंजर भी बनाता था। अच्छा। यस, ही इज टू मेक दैट म्यूजिक। और कई बार मैं भी बनाता था एक सिटिंग में, कभी कभी मैं कुछ गाता था करके जी। जैसे बेवफा सनम जो एल्बम था, उसमें म्यूजिक अरेंजर मैं ही था और म्यूजिक डायरेक्टर भी मैं था। आप ही थे। हाँ, क्योंकि क्या था, बजट नहीं था तो म्यूजिक अरेंजर नेचुरली उनकी भी फी होती है, तो पूरा म्यूजिक मैंने बनाया जी, राइट टू द फ्रॉम द कॉम्पोजिशन टू द अरेंजमेंट। जैसे इंटरल्यूड म्यूजिक ऑफ अच्छा सिला जी,
टिंग टंग 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 अशोकों की माला। करेक्ट। यस यस। तो ये भी मेरा काम था क्योंकि उस समय बजट नहीं था इसके लिए, तो आई वाज द म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक अरेंजर ऑल्सो। सब म्यूजिशियंस के साथ बैठना भी मेरा काम था। क्या ठेका बजेगा, झिंग चिक्का चिक झिंग झिंग, क्या पिकअप होगा, वो सब कुछ मुझे बनाना पड़ता था। मैं रिदम अरेंजर के साथ बैठूंगा, अभी रवि भाई मैं गा रहा हूँ, अच्छा सही, तो वो ठेका बजाएगा। फिर मैं बोलूँगा नहीं ऐसा नहीं है रवि, इधर पिकअप करो, गॉट इट ना। तो कभी वो म्यूजिशियंस भी सजेस्ट करते थे। तो मैं ये रवि भाई है ना, रवि राजभट, जिन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे इस प्रोजेक्ट में, बेवफा सनम में। तो म्यूजिशियंस भी सपोर्ट करते हैं। रवि राजभट जी ताल वादक के थे आपके यहाँ पे, रिदमिस्ट थे। रविंद्र राजभट जी, वो अभी नहीं रहे, लेकिन ही वाज द मेन रिदम अरेंजर ऑफ दीज सॉन्ग्स। तो उन लोग गाना 2-3 बार सुन के उन लोग भी कंट्रीब्यूट करते हैं, फिर वो लिखा जाता है जी। करेक्ट। फिर वो सेकंड म्यूजिक पे आते हैं। अभी जैसे स्टार्टिंग ऑफ अच्छा सिला दिया वो तुषार पाटे ने बजाया, टंग 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 ना दिन को सुकून, तो वो इलेक्ट्रिक गिटार का पीस है। हाँ। वहां से कनेक्शन जुड़ जाता है कि अब हम, हालांकि ये शिवरंजनी राग नहीं है, पर किसी एक दुखी वाले माहौल में जाने वाले हैं। ये गिटारिस्ट ने अपना काम, तुषार भाई ने अपना कर दिया। करेक्ट। और वो जो शोज में फिर गाना बजता है तो यही म्यूजिक बजता है। हाँ यही बस। ना 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 टंग 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 टंग, अच्छा सिला, गॉट इट। जी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इज द म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रेशन, क्योंकि वो आपकी पहचान है जी। तो आजकल के जो गायक हैं या जो वादक है, उनको ये इंटरल्यूड, प्रील्यूड म्यूजिक, बीच का म्यूजिक, सब कुछ का ध्यान रखना पड़ता है। यस। और अगर वो इसमें कुछ बदलाव करना चाहे तो क्या कर सकते हैं? देखो, जब कंपोजर गाना म्यूजिक अरेंजर को देता है, क्योंकि उसको हेल्प भी चाहिए जी, तो जैसे मैं जब देता था, मैं पूरे कॉर्ड्स के साथ गा के बेचता था। अच्छा। पूरा कॉर्ड्स, तो उसको मेरी फीलिंग समझ में आएगी कि मेरा जो हार्मनी क्या है जी। सिर्फ धुन बनाते हैं जी, उस पर मेहनत करते हैं, और म्यूजिक अरेंजर वो इंटरल्यूड्स बनाता है। लेकिन मैंने हमेशा प्रयास ये मेरा रहा कि मेरी फीलिंग अरेंजमेंट में भी हो। हाँ। जैसे एक एल्बम है जान जी, सोनू निगम जी का, तो अभी देखो, ये अपना टीजर था जान एल्बम का जी। बिल्कुल करेक्ट। तो ये पीस मैंने अरेंज किया, क्योंकि क्या होता, जैसे धुन फाइनल हुए ना, हमारे जो टीम था, ऑर्केस्ट्रेशन टीम, उनके साथ बैठता था जी। तो एक एक कॉर्ड, जैसे तेरा मिलना पल दो पल का, सीधा कॉर्ड्स, मेरी धड़कने बुलाए, तू बता किस तरह जिया जाए हाय। चाहा है तुझको चाहत से ज्यादा, समझा है तुझको मोहब्बत से ज्यादा, ये मैं जानता हूँ या दिल जानता है। मेरी धड़कने चुराए, डर है मुझे प्यार तेरा, मेरी जान लेना जाए, तू बता किस तरह जिया जाए हाय हाय, तेरा मिलना पल दो पल का, मेरी धड़कने चुराए, डर है मुझे प्यार
प्यार तेरा मेरी जान ले न जाए, तू बता किस तरह जिया जाए, हाय हाय। मेरी जान, मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है जिसके लिए मैं सांस लेता हूँ। पूछो ना क्या होता मुझे, पास जो तू ना हो तो रुके मेरी सांसों की लहर। सोच जरा ये तू भी, प्यार ने तेरे मुझे दिया है जो वादों का जहर। किस तरह जहर ये पिया जाए, हाय हाय। तेरा मिलना पल दो पल का मेरी धड़कने चुराए। डर है मुझे प्यार तेरा मेरी जान ले न जाए। ये ऑर्केस्ट्रेशन और कॉम्पोजिशन मिलना चाहिए, और अगर मेरे माइंड में कुछ पीसेस है तो मैं ऑडियंस के सामने लाना चाहूँ। दैट विल बिकम द स्टाइल ऑफ माइंड। जी जी जी, जो निखिल विनय का स्टाइल या निखिल कामत। तो ऑर्केस्ट्रेशन एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अगर संगीतकार कर सकता है तो उसकी पहचान और स्ट्रांग हो जाएगी और खिल के आएगी। जी जी जी। तो ये जो इंटरल्यूड, प्रील्यूड, म्यूजिक और इस सब के बीच में आपने जान एल्बम का जिक्र किया, बेवफा सनम भी जिक्र हुआ, तो उस समय तो कैसेट जितनी बिकती थी, वो रील वाली जिसको पेन से घुमा के ठीक किया जाता था, सो वो जितनी बिकती थी शायद उसके हिसाब से आपको पता पड़ता था कि आप कितने पॉपुलर हो गए हैं। यस यस, फिजिकल सेल्स ऑफ ऑडियो कैसेट्स। अच्छा, बिल्कुल। और ये सब जो एल्बम है, आप यूट्यूब पे भी बहुत लाइक्स है, लेकिन उस समय कम से कम 20, 25, 30, 50 लाख कैसेट बिकते थे। 50 लाख कैसेट? ये सब प्लैटिनम डिस्क है, ये सब प्लैटिनम डिस्क है। बेवफा सनम, हम तुम्हारे सनम, तुम बिन, हाँ, जान, ये सब अनगिनत बिके। सर, ये हमारे हॉस्टल में ही 10-15 कैसेट खरीदे गए होंगे, तो मैं इस बात को मान सकती हूँ कि 50 लाख तो आराम से बिके होंगे। आराम से। और सर, अब वो जो एक एल्बम आया, एल्बम नहीं, वो एक फिल्म है, और ऐसा लगता है कि वो संगीत पर बनी हुई ही फिल्म है, और उस फिल्म का नाम है तुम बिन। जी। और उसको आपने कंपोज किया, और अगर मैं कहूँ कि आपने श्री जगजीत सिंह जी से उन गीतों को गवाया, और बहुत आत्मा को छूते हैं वो गीत जी। कैसे आपको वो फिल्म मिल गई और कैसे आप उस फिल्म तक पहुंच गए? देखो, भूषण जी के साथ, हमारा भूषण कुमार जी जो टी सीरीज के सीईओ है जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, गुलशन जी के साथ हमारी कमाल ट्यूनिंग थी जी, और उसके बाद भूषण जी के साथ भी कमाल ट्यूनिंग थी और है जी। तो जब मैं बेवफा सनम ये सब रिकॉर्ड में मिक्स कर रहा था, तो भूषण जी आते थे स्टूडियो में, तो गुलशन जी ने मिलवाया था कि ये मेरा लड़का है और ये भी ज्वाइन करेंगे जी। और तो भूषण जी कभी कभी रात को ना स्टूडियो आया करता था। अच्छा। तो मुझे अच्छी तरह याद है, एक दिन वो दरवाजा खोला करीब 11:30 बजे, तब हम लोग लेट नाइट मैं करता था काम जी। तो बोला, हाय भूषण जी कैसे हो? ही यूज्ड टू सी अस वर्किंग, मी वर्किंग, ऑल ऑफ अस। पहले से ही देखा, पहले से तो मिलते बैठता था कभी और फिर निकल जाता था। तो जब भूषण जी ने टेक ओवर किया तो उसने मार्क किया था, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं इनके साथ मैं कुछ काम करूं जी। तो एक दिन मुझे अच्छी तरह याद है, गुलशन जी के डेथ के बाद उन्होंने जू मंदिर में हमको बुलाया। अच्छा। गुलमोहर क्रॉस रोड में जू मंदिर है, तो वहां उन्होंने बोला कि अभी मैं टेक ओवर कर रहा हूं और मैं चाहता हूं आपका सपोर्ट मिले। तो फिर भूषण जी के साथ भी काम शुरू हो गया बहुत सारा, एज निखिल विनय भी काम शुरू हो गया, और जब मैं इंडिपेंडेंट हो गया तो उनके साथ मैं जो अगम कुमार निगम जी के बेवफाई एल्बम है वो भी मैंने उनके साथ करीब 7-8 एल्बम कंटिन्यू किए। क्या बात है। या बिकॉज ही न्यू एवरीथिंग कि कौन क्या कर रहा है। वैसे आपकी यात्रा बहुत अच्छी है, बेटे के साथ बेवफा सनम और पिता के साथ
बेवफाई, वो बहुत गाने, वो भी बहुत चले गाने जी जी आगम जी के साथ। सो दिस इज द ऑनेस्ट स्टोरी ऑफ द होल थिंग। तो भूषण जी ने जब पिक्चर स्टार्ट की जी तुम बिन, तो उन्होंने हमको साइन किया कि एक मैं पिक्चर शुरू कर रहा हूँ भाई, आप साइनिंग अमाउंट लो। अनुभव जी को भी साइनिंग अमाउंट लिया, अनुभव सिन्हा जी को, हमको भी दिया, और अभी तुम बिन फिल्म आप कर रहे हो। अरे और इसका एक अनाउंसमेंट हो गया जी। तो कुछ गाने स्टॉक के थे जी। और फिर जब सिचुएशन आए, जैसे कोई फरियाद तेरे दिल में, क्या खूबसूरत गीत है। इसमें जगजीत सिंह जी कैसे मिले आपको? मैं आपको वो किस्सा सुनाता हूँ कि जब ये सिचुएशन अनुभव सिन्हा जी ने हमको सुनाया जी, तब हम लोगों ने सोचा ये गाना यूनिक होना चाहिए, इट शुड नॉट बी नॉर्मल सॉन्ग, थोड़ा रिस्क लेते हम लोग। तो ये एक धुन हमारे पास था और फैज अनवर, हाँ ये पहले से ये बैंक में ट्यून था। सर थोड़ी सी धुन सुना देंगे? कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, तूने आंखों से कही बात लिखी हो जैसे, जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे। अब कोई आस ना उम्मीद बचे हो जैसे, अब कोई आस ना उम्मीद बचे हो जैसे, तेरी फरियाद मगर मुझ में दबी हो जैसे, जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे, जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे, अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे। रास्ते चलते हैं मगर पाँव हमें लगते हैं, हम भी इस बर्फ के मंजर में जमे लगते हैं। जान बाकी है मगर सांस रुकी हो जैसे, वक्त के पास लतीफ
हर सांस तेरे नाम लिखे हो जैसे कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे। तो जब ये धुन बनी तब फैज अनवर जी ने ये लिरिक्स लिखे अकॉर्डिंग टू, खूबसूरत शेर लिखे हैं, बहुत खूबसूरत शेर, और ये 9 मिनट का गाना रिकॉर्ड हुआ जी। 9 मिनट का। तो फिर भूषण जी ने बोला कि आप ये गाना जगजीत जी से गवा लो। तो मैं वहीं रहता था ब्रिज कैंडी में, और जगजीत जी सोफाया कॉलेज लेन में रहते थे, बिल्कुल पास में। तो एक दिन मैं उनको फोन किया और मैं गया उनके घर पे, और वहीं हारमोनियम पे मैंने उनको ये ट्यून सुनाया। तो फिर उनका स्केल मैच हो गया, क्योंकि वो थोड़े लो गाते हैं ना जगजीत जी, मैं तो अभी बहुत हाई गा रहा हूँ। तो फिर उन्होंने रिहर्सल किया। फिर एक दिन टी सीरीज में आए, फिर मैं, मेरे पार्टनर विनय और भूषण जी, हम लोग सब मिलके एक जैमिंग किया। अच्छा। हाँ, पूरा जैमिंग किया, क्या बात, पुराने जमाने जैसा। सब ये अंतरे जगजीत जी ने गाए, और फिर हम लोगों ने टेम्पो डिसाइड किया, फिर अरेंजमेंट किया। फिर जगजीत जी स्टूडियो में आए, उन्होंने सुना, अरे बाप रे, ये तो बहुत गजब का ट्रैक है, मॉडर्न गाना है ये। फिर मैंने उनको थोड़ी बहुत कहानी भी समझाई। अच्छा, फिल्म की कहानी जी। हालांकि थोड़ी सी कहानी मैंने सुनाया था उनको। तो ये है, बट जगजीत जी बहुत कमाल आदमी है। वो जब भी अंधेरी आते थे, वो बोलते थे कि मैं एक अंतरा और गाना चाहता हूँ। तो एटलीस्ट उन्होंने मुखड़े 4-5 बार गाए और अंतरे 6-7 बार गाए। अच्छा। वो कभी भी अंधेरी आते थे, और निखिल क्या कर रहे हो, अरे यार एक बार ट्राई करता हूँ यार, वो दूसरा अंतरा एक बार गाना चाहता हूँ मैं। अच्छा। ऐसे बस मन ही मन गाते थे वो। क्या बात है। तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज होता था, क्यों ये कर रहे हैं। उसको मन था, चलो यार एक बार ट्राई करते जी। तो मुझे 15 दिन लगे गाना एडिट करने में। क्योंकि इतना गा गए थे। इतने टेक्स्ट थे, पहले ये सुनो फिर वो ये सुनो, पर देन देखो हिस्ट्री हो गया वो गाना बहुत। और उन्होंने भी जब उनके स्टेज परफॉर्मेंसेस होते थे, तो ये गजल अगर नहीं है तो ये गजल के बिना उनका जो कार्यक्रम होता था वो पूरा होता ही नहीं था। यस, एक दिन एक +44 नंबर आया 1 बजे रात को। अच्छा। तो मैं बोला, मैं उठाऊं कि नहीं उठाऊं कि फिर बजा। मैं उठाऊं कि नहीं उठाऊं, फिर बजा। मैं उठाऊं कि नहीं उठाऊं, तो मैंने भगवान का नाम लेके उठाया। तो बोले, निखिल मैं जगजीत जी बोल रहा हूँ, मैं पब में बैठा हूँ। मैं बोला, हाँ जगजीत जी। कोई फरियाद बज रहा है भाई। और नवयुवक यंग लोग नाच रहे गाने के ऊपर, स्लो डांस। क्या बात। तो मैं बोला, सर वो आपका कमाल है। अरे आपका भी कमाल है, फैज भाई का भी कमाल है। तो जगजीत जी को ये पता चल गया था कि द यूथ हैव आइडेंटिफाइड विथ हिम थ्रू दिस सॉन्ग। उसके फैंस तो थे, लेकिन जैसे मैं फैन था जब मैं स्कूल में था, लेकिन कोई फरियाद वेंट स्ट्रेट इनटू द हार्ट्स ऑफ द जेनजी। बिल्कुल। और आज भी है, आज भी है वो गीत, आज भी उतना ही बहुत खूबसूरत है, लोग पसंद करते हैं। और यहाँ तक कि अगर कोई गजल का कॉन्सर्ट हो रहा है कहीं पे भी, तो वो गजल नहीं है तो पूरा कार्यक्रम भी पूरा नहीं होता है। तो ये खूबसूरत समय आपने उनके साथ बिताया है। इसमें मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बड़े लोग वो होते हैं जो अकेले बड़े नहीं बनते। जैसे उन्होंने फोन करके फैज साहब का नाम लिया, आपका नाम लिया, खुद का नाम लिया, उसके बाद उन्होंने उस गीत को बड़ा बताया। जी। तो ये उनका बड़प्पन है, शायद वो इसीलिए इतने बड़े बने कि आई थिंक सो। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जब उन्होंने ट्रैक सुना तो उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मॉडर्न ट्रैक लगा। तो बोल रहे थे इसमें थोड़ा सा आपको नहीं लग रहा इंडियन कम है। तो मैं बोला, जगजीत जी ये फिल्म के हिसाब से, ये फिल्म पैनाविजन कलर में शूट होने वाला है, ये कहानी है। अच्छा। और वो इंट्रो बहुत लंबा था। तो बोल रहे थे ये बहुत लंबा है ना। मैं बोला, सर वो शाह इंडस्ट्रीज बिकने वाली है, प्रियांशु वहां दीवार पे खड़ा है, और वो संदिली सिन्हा जो उधर खड़ी है, और फिर वो फाइनेंसर्स आते पैसे मांगने के लिए। तो वो चुपचाप बेचारा सुन रहा था मेरी ये कहानी, हालांकि मैं डायरेक्टर नहीं था। अच्छा ये बात है। हाँ सर, ये पूरा सीन आने वाला है सर। ओके। इसलिए इतना बड़ा इंट्रो म्यूजिक लिया है जी। करेक्ट। और बीच में वो कांच टूटने की भी आवाज है सर। तो उसने बोला, अरे अच्छा, आई एम सॉरी। हालांकि मेरे साथ उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी हुई थी जी। हम तो वही आसपास रहते थे जी। तो बट ही बिलीव्ड मी। दोनों की सरलता एक दूसरे को भा रही थी। थैंक यू। और अभी ये जो आपकी यात्रा चल रही थी, जगजीत सिंह के साथ में आपने गाने गवाए, जगजीत सिंह को, सोनू निगम को आपने गाने गवाए,
एक जिन्हें स्वर साम्राज्ञी कहा जाता है, माँ सरस्वती कहा जाता है, उनके साथ भी आपकी तस्वीर देखी गई है। जी जी। उनका नाम है लता मंगेशकर जी। जी। तो उनके साथ का सफर कैसा रहा और कौन सा गाना कैसे गाया, उन्होंने क्या किया, हम जानना चाहते हैं। मैं बहुत लकी हूँ कि प्रोड्यूसर केसी शर्मा जी जो अनिल शर्मा जी के पिताजी हैं, जिन्होंने गदर बनाई। अनिल शर्मा जी के भाई है कपिल कौस्तुभ शर्मा जी। तो उन्होंने 2 पिक्चरें बैक टू बैक बनाए, थोड़े से फेस्टिवल्स की फिल्म थी। डोंट नो व्हाई न जाने क्यों, डोंट नो व्हाई आई लव यू, ऐसे 2 फिल्म थे। और दोनों फिल्मों में लता जी ने गाया। दोनों में गाया? दोनों फिल्म में। एक सिचुएशन ऐसा था कि जीनत अमान की शादी हुई कबीर बेदी के साथ और वो कहीं भटक गए और अभी पता चल गया कि वो हॉस्पिटल में है। तो उन्होंने डिसाइड किया चलो इंसानियत के तौर पे मैं हॉस्पिटल में जाके मेरे हस्बैंड को मिलूंगी और कुछ नाता तो नहीं है लेकिन मैं मिलूंगी कम से कम। तो एक गाना था, उसमें लता जी ने गाया, पल में रिश्ते बदल जाते हैं, पल में रिश्ते कहीं जाते हैं, ऐसा जिंदगी में होता है। I don't know why, न जाने क्यों ऐसा जिंदगी में होता है। I don't know why, न जाने क्यों ऐसा जिंदगी में होता है। मैं शब्द कुछ शॉर्ट में गाए। तो ये जो विपदा थी जीनत अमान जी की, वो लता जी ने गाया। लता जी ने आवाज दी। आपकी पल में रिश्ते बदल जाते हैं जी। और एक गाना उन्होंने नेक्स्ट फिल्म में भी गाया, जीना क्या है जाना मैंने। अरे प्लीज वो भी सुना दीजिए। जीना क्या है जाना मैंने, जब से तुमको जाना है, लम्हा लम्हा ला 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 ला। ये दोनों गाने लता जी ने एट द एज ऑफ 82 गाया मेरे लिए, 82 बरस में। यस। पर उसमें भी पक्का उस आवाज में भी वही जवानी का दौर झलक रहा होगा। 101%। क्योंकि वो इतनी सिंसियर है, इतनी सिंसियर है। हाँ। और फोन पे उन्होंने मेरे साथ रिहर्सल किया, स्टूडियो में भी रिहर्सल किया। 82 साल की उम्र में। यस। और जब गाना गाया तो खड़े होके गाना गाया, नॉट सिटिंग डाउन। पर वो उस समय ज्यादा चल फिर नहीं पा रही थी, पर वो खड़े होके गा रही थी। यस यस यस। वो तस्वीरें भी है और वो गाना भी आपको मिल जाएगा जी। पल में रिश्ते बदल जाते हैं, पल में रिश्ते और जीना क्या है जाना मैंने, तुमको जाना है। तो शी इज अ ग्रेट, मेरा एक सपना पूरा हो गया जिंदगी का। हम थोड़ा सा विविध भारती के श्रोता हैं, इसलिए हमारी तो ये बनती है जानना, लता जी जब गाना गाने के लिए खड़ी होती हैं, यस, क्योंकि हमने साक्षर रूप से उन्हें देखा नहीं, तो ये प्रश्न मन में आ रहा है कि जब वो खड़ी होकर गाना गाती हैं तो उस कमरे का या उस कक्ष का या उस जगह का माहौल कैसा होता है? माय गॉड, आपको लगेगा कि कोई देवी आ गई अंदर। हाँ, एक फीलिंग आती है, एक वाइब्रेशन आता है। उनका बड़ा शीट होता है, उसमें पूरा गाना लिखा हुआ है, उनके नोट्स हैं, वो गाने में लिख के लाती हैं गाना लिख के, और उनके खुद के कुछ नोटेशंस है उसमें। अच्छा, यहाँ पे मुझे ऐसे लेना है, मतलब होमवर्क करके आते हैं, गृह कार्य होता है। यस 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 यस, वो कुछ लिखने का एक स्टाइल है। अच्छा, वो अपने तरीके से हाथों में। यस यस, वो कहाँ क्या करना है वो भी उनको मालूम है, और जैसा ट्रैक बजता है ना, हाँ, तुरंत वो पकड़ लेती है गाना। मतलब वो इतनी तैयारी करके आ रही हैं, और उन्होंने हर गाने को इतना तैयार किया होगा पहले भी। लता जी का कोई गाना पुराना वाला जो आपको बहुत पसंद हो, हम हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहते हैं, लेकिन आपको पहले सुनाना पड़ेगा। ये गाना था राजेश रोशन जी का, पूरे वर्ड्स में। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, ऐसे गीत न गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। क्या बात है। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, उठे सबके कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम पम, हंसो और हंसाया करो। ला 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 ला
प्यारे दिन और वो प्यारी रातें, याद हम है वो मुलाकातें। नहीं कोई गम मुझे नहीं है गिला, जिंदगी की राह में मिला है जब से तू मुझे रे हमदम। शबनम हम है और तुम शोला बन जाया करो। कभी खुशी कभी गम, तारा रम बम बम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम, देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो। कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। तो जाने कहाँ ढंग गया है। किसे है फिक्र, किसे क्या पसंद, प्यार के जहां में रजामंद जब हम तुम हम बन गए हैं सनम बेधड़क, मेरे घर आया करो। कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंस और हंसाया करो। उठे सबके कदम, देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो। कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंस और हंसाया करो। उठे सबके कदम, देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो। कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। वो प्यारे दिन और वो प्यारी रातें, याद हम है वो मुलाकातें। नहीं कोई गम मुझे नहीं है गिला, जिंदगी की राह में मिला है जब से तू मुझे रे हमदम। शबनम हम है और तुम शोला बन जाया करो। कभी खुशी कभी गम, तारा रम बम बम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम, देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो। कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंस और हंसाया करो। ला 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 ला। और एक गाना था, न जाने क्यों होता है जिंदगी। अरे वो भी एक बार गा दीजिए। न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद, छोटी छोटी सी बात। न जाने क्यों टा 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 डा 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 डा। तो ये गाने सुन के हम लोग बड़े हो गए, और मैं बहुत लकी हूँ कि ये जो गाने हैं जो मैंने अभी सुना है, जैसे न जाने क्यों, उनके गीतकार के साथ भी मैंने काम किया, जिनका नाम है योगेश गौर। बहुत सौभाग्यशाली हैं योगेश जी, क्या खूब लिखते हैं जी। योगेश जी हमसे जुड़े हैं प्यार भरा दिल फिल्म से और टी सीरीज के म्यूजिक बैंक से। और एक जो गाना था जो सपनों में आना, दिल में समाना, प्यार क्या है मुझे तुम बताना। सपनों में आना, दिल में समाना, प्यार क्या है मुझे तुम बताना। ये योगेश जी ने लिखा गाना। तो योगेश जी के साथ बहुत काम हम लोग ने किया, बहुत यादगार काम किया। जब आप योगेश जी पे आ गए हैं तो मेरा एक प्रश्न मन में फिर से आ गया है कि योगेश जी जो गीतकार हैं जी, वो क्या संगीत की धुन पे लिखते हैं या पहले से गीत लिख कर देते हैं? 90% हमारे गाने धुन पे थे। अच्छा। हाँ, लेकिन अगर आप बोलेंगे कि आप लिखो
तो वो रेडी है लिखने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। लेकिन वो ऐसे थे ना कि उसके पहले धुन बनते ही थे। अच्छा, पहले धुन बनते थे। जो ये गाना था चोर और चांद का, और एक गाना, अरे लगने लगा है मुझे आजकल कि तुम साज छेड़ो मैं गाऊं गजल, महसूस यूं होता है क्यों कि हर पल मैं तेरे साथ रहूं, महसूस यूं होता है क्यों कि हर पल मैं तेरे साथ रहूं, और लगने लगा है मुझे आजकल। क्या बात है। तो जैसे ये गाने सब योगेश जी ने ट्यून पे लिखे, वो ट्यून पे भी कमाल लिखते थे योगेश जी, कमाल लिखते थे। वो फिल्म को लेके चलते थे और स्क्रिप्ट को लेके चलते थे, बहुत खूब लिखा करते थे। और अगर देशभक्ति की बात कहें तो उसके लिए तो उनका अंदाज़े बयां ही अलग था, और अगर सिंपल गीतों की बात कहें तो खैर प्रेम भी बड़ा खूबसूरत लिखते थे। और साथ में ये योगेश जी की बड़ी प्यारी खासियत थी, आपके लिए जब लिख रहे थे जी, तो आपने उन्हें क्या बताया था, कैसे बताया था कि ये लिख दो? देखो, मैं जब हमको ब्रेक मिला टी सीरीज से, तो विनय जी उनको जानते थे, मेरे पार्टनर ना, क्योंकि विनय उषा खन्ना जी के स्टूडेंट थे, इन द सेंस वो जाते थे उनके पास एज अ सिंगर जी। तो योगेश जी से उनकी परिचय हो गई थी जी। तो जब हम लोग को ब्रेक मिला तो हम लोग योगेश जी के घर गए करीब 11 बजे रात को 11 बजे। ठीक। तो योगेश जी बोला, अरे आ जाओ। वो विनय को जानते थे, मुझे नहीं जानते थे। तो फिर हम लोगों ने उनको बोला कि हमको टी सीरीज ने बोला है गाने करने के लिए। तो ही वॉज वेरी हैप्पी। वो बुक लेके वो गैलरी में बैठ के लिखते थे। अच्छा। तो उनको कुछ ट्यून्स दिए हम लोग ने, जो उन्होंने वॉकमैन पे रिकॉर्ड किए। अच्छा। और 2-4 दिनों के बाद उन्होंने वो गाने हमको सुनाए। उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि पेमेंट क्या है क्या नहीं है, ही स्टार्टेड वर्क। क्या बात है। तो ये ग्रेटनेस है इन लोगों की, बड़े दिल का बड़ा आदमी। हाँ बिल्कुल। फिर नेक्स्ट डे फिर हम लोग ने टी सीरीज में हम लोग एक जॉइंट मीटिंग की, फिर उन्होंने बहुत सारे गाने हमारे लेके, क्या बात, दुलारा में उन्होंने गाने लेके सिलसिला शुरू हुआ, बहुत सारा काम किया हम लोग ने योगेश जी के साथ, बहुत सारा जी। सबसे अच्छे गीतकार कौन से लगे, मतलब नॉट इन टर्म्स की लिखता कौन अच्छा है? अच्छा। इसमें कि आपके लिए मतलब सरलता किसके साथ काम करने में ज्यादा? देखो ऑनेस्टली बताओ ना, सबके साथ मजा आ गया, बिकॉज एवरी लिरिक राइटर हैज अ फ्लेवर। लेकिन योगेश जी के साथ बहुत मजा आया, बहुत हंसमुख आदमी होते थे जी। और वैसे सभी के साथ आया, मैं क्यों झूठ बोलूं आपको। फैज अनवर साहब के साथ भी हमारे मेजोरिटी हिट्स है, समीर साहब के साथ भी हिट्स है हमारे, जैसे हम तुम्हारे सनम जी। और एक पिक्चर आई मुस्कान, हाँ। वो समीर जी ने बहुत अच्छे गाने लिखे, वो गाना था ना, मैंने जिसको दिल ये दिया है, दिल ये दिया है, मैंने जिसको प्यार किया है, वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम। क्या बात है। वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम। और एक पिक्चर आई थी फिर मिलेंगे, हाँ। तो उसमें भी एक गाना था, बेताब दिल है धड़कनों की कसम, ना 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 अब जुदा होंगे हम, वादा करो तुम जाने से पहले, अब फिर मिलेंगे सनम। बेताब दिल है धड़कनों की कसम, ना रह सकेंगे अब जुदा होके हम, बेताब दिल है धड़कनों की कसम, ना रह सकेंगे अब जुदा होके हम, वादा करो तुम जाने से पहले, वादा करो तुम जाने से पहले, फिर मिलेंगे सनम। बेताब दिल है धड़कनों की कसम, ना रह सकेंगे अब जुदा होके हम, वादा करो तुम जाने से पहले, वादा करो तुम जाने से पहले, फिर मिलेंगे सनम।
सकेंगे अब जुदा होके हम। से पहले वादा करो तुम, जाने से पहले फिर मिलेंगे सनम। बेताब दिल है धड़कनों की कसम, ना रह सकेंगे अब जुदा होके हम। आपने अब तक किस किस सिंगर के साथ में काम कर लिया होगा? सभी सबके साथ, अलका याग्निक जी, लता मंगेशकर जी, अनुराधा पौडवाल जी, कविता कृष्णमूर्ति जी, जगजीत सिंह, अल्ताफ राजा, पूर्णिमा जी, सोनू निगम जी, शान, उदित नारायण जी, शान, यू नेम इट, अभिजीत जी। अभिजीत ने वो टाइटल तुम बिन में 2 गाने गाए। सुना सकते क्या? लोग जो कहने लगे हैं उन बातों से उलझा है दिल, प्यार हमको होने लगा, खोना था दिल खोने लगा। और अभिजीत जी के साथ एल्बम भी किया था, आशिकी एल्बम जी, 90s का सुपर डुपर हिट एल्बम रहा है। कोई लौटा दे वो प्यारे प्यारे दिन, कटती है रातें तारे गिन गिन। बहुत और ये गाना था, याद करने से तुझको निकलती है जान, है जान, है जान, है जान, डूबना ना 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 ना, याद करने से तुझको निकलती है जान। तो ये भी बहुत सुपर हिट एल्बम थे जी। और ये गाना डीनो मोरियो पे पिक्चराइज हुआ था जी, तब नई नई उनकी शुरुआत हुई थी। आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था बेवफाई का आगम निगम जी के साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके साथ आपका सफर कैसा रहा? आगम जी के साथ तो कमाल सफर रहा, क्योंकि उस समय मेरे पार्टनर ने बोला था कि मैं अभी लंदन जाना चाहता हूँ, मैं अकेला कुछ करना चाहता हूँ, तो निखिल विनय की जोड़ी टूट गई। तो मुझे प्रूव करना था कि निखिल कामत कौन है भाई, क्या वो कुछ जानता है कि नहीं जानता है। तो आगम जी के सब गाने मैंने कंपोज किए जी, राइट फ्रॉम द फर्स्ट एल्बम टू द 6th एल्बम जी जी। तो सब कमाल एल्बम हुए। और आगम जी इतनी मेहनत करते, इतनी रिहर्सल करते हैं जी, तो गाना चलना ही था। बिल्कुल करेक्ट है। तो वो गाना था, वो किसी और से मिलके आ रहे हैं, फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं, एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं।
शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तुमने दिया, ये खता हमसे हुई प्यार जो तुमसे किया, ना कोई शिकवा गिला तुमसे ओ बेवफा, प्यार तो था ही नहीं प्यार जो तुमने किया। एक एक एल्बम एक एक गाना सुपर डुपर हिट हुए। और एक अभी रिसेंट गाना इश्क ना करना, वो 702 मिलियन व्यूज है। आपका और आगम निगम जी का। जी। इश्क ना करना इश्क ना करना इश्क ना करना इश्क ना करना, तेरी बेवफाई को जुड़ा ना सकेंगे, ला 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 ला, आती रहेंगी तेरी बहारें। सो इस तरह का गाना है, तुलसी कुमार जी और अगम जी ने गाया। तो दिस इज 702 मिलियन व्यूज। और ये किस एज में गाया उन्होंने? ये कभी 10 साल पहले मेरे ख्याल से 10। मतलब आवाज में ताजगी आज भी है और आज भी है, आज भी। अभी मैं गाना जस्ट किया उनके साथ जी। तो अगम जी इज एवरग्रीन सिंगर और बहुत मेहनत है। मैं उनको जो बेसिक ट्यून सिखाता था वो सब बारीकियां वो करते थे। अच्छा। वो जो हरकत बीच की जो हरकतें मुर्गियां सब करते थे। मुझे मालूम था उनका कंट्रीब्यूशन बहुत है, तो मैं सरल धुन उनको सिखाता था। अच्छा। लेकिन वो इतने इंटेलिजेंट है कि अगर मैंने कुछ गाया अलग सा तो वो नोट करते थे। हाँ। ये मैं आपके जैसे ले लूंगा जगह। हाँ, उनमें इतनी खूबी होना बनता है तभी तो वो अपने पुत्र को इतना कुछ सिखा सके और इतना खूबसूरत संगीत वो परिवार दे रहा है। यस यस। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं पिक्चर कर रहा हूँ जिंदगी फिर भी खूबसूरत है, तो मैंने प्रोड्यूसर को बोला ये गाना अमित कुमार गाएगा। ये आपका आने वाला प्रोजेक्ट है, आने वाली फिल्म है। आने वाली फिल्म है। तो उनका सेक्रेटरी मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, हाँ। प्रकाश दिशोलकर जी। तो तुरंत मैंने उनको फोन किया, तुरंत उन्होंने मुझे फोन किया कि अमित कुमार रेडी है आने के लिए, बोलो कब आओ, होली के बाद करेंगे। आपको बात करनी है? तो मैं बोला नहीं आपने बात किया, क्योंकि मैं तो जाऊंगा सेटिंग के लिए। जी जी जी। बट बहुत स्वीट लोग हैं सब लोग, सभी सिंगर, एवरीबॉडी। वो फिल्म जो है जिंदगी फिर भी खूबसूरत है, उसमें वो गाने हैं जो लोग पसंद करते हैं जी, जो स्वीट टाइप मेलोडीज जो बोलते हैं ना जी, वो पूरी फिल्म में ऐसे गाने हैं। एक प्रश्न और बनता है कि 90s में जो एल्बम आते थे उनमें एक तरफ 3, 4, 5 गाने, दूसरी तरफ 3, 4, 5 गाने, ऐसे लगभग 8 से 10 गाने होते थे जी। आजकल एक अकेला गाना भी लॉन्च हो जाता है। हाँ, हाँ। तो ये जो दौर है, इन दोनों दौर के बीच में अंतर क्या आ गया, यानी लोगों को क्या पसंद आ रहा है? देखो उस समय जरूरी था कि एक सीडी कंप्लीट हो ना, और या कैसेट कंप्लीट हो, तो अभी वो जरूरत नहीं है जी। तो एक एक गाना आता है जिसका नाम है सिंगल्स जी। क्योंकि इतना म्यूजिक आ रहा है ना, हाँ। तो अगर आप 8 गाने दो भी तो समझ में नहीं आएगा, उससे अच्छा एक एक गाना देते जाओ। आज के जमाने में उतना ही अब्सॉर्ब कर सकते हैं लोग, समझ सकते हैं। क्योंकि एक जमाने में महीने में 2-3 एल्बम रिलीज होते थे, आज एक दिन में कुछ 4-5 हजार या शायद 10 हजार या आई डोंट नो इतने गाने आते हैं। अच्छा। यूट्यूब के जमाने में जी, क्योंकि जरिया तो अभी 1-2 ही है जी। सो टू गेट द प्लेस, टू गेट द पोजिशनिंग, जरूरी कि आप एक एक चीज रिलीज करो और उसकी पब्लिसिटी करो, तो उसमें मिलियंस में व्यू भी आ जाते हैं, वेस्ट नहीं होगा गाना। हाँ। अब एक थोड़ा सा संजीदा प्रश्न है कि आपने 7 साल की उम्र में पिता को खो दिया। जी, मैं 13 साल की उम्र में, 7वीं कक्षा में। जी जी। 13 साल की उम्र में पिता को खो दिया, लेकिन एक बेटा जो होता है ना, उसके जद में एक जुनून होता है, वो जिद होती है। उस जिद को क्या कहीं आपने उनसे रिलेट किया या कहीं कुछ मिसिंग? हाँ, नहीं रिलेट ऐसे किया, मैं आपको सच बोल रहा हूँ कि उस समय ना मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था। हाँ। ऐसा भी हुआ था कल 6 सब्जेक्ट्स में मैं फेल होता था, लेकिन क्रिकेट की वजह से मेरे प्रिंसिपल जो विट्ठल जवेरी साहब है पाम बीच स्कूल के, वो मुझे पास करते थे। तो एक दिन उन्होंने मेरे पिताजी को बोला कि आप इतने क्वालिफाइड हो। मेरे पिताजी के कम से कम 11-12 डिग्री थे। ही वाज एन इंजीनियर, ही हैड स्टडीड इन MIT ऑन अ स्कॉलरशिप। वो एक छोटे गांव से थे बैंगलोर में, जिसका नाम था कारकड़ा। छोटे गांव के थे वो, और कैसे उन्होंने मेहनत करके मींस एक पोजीशन बनाया था। तो कभी वो बोलते थे आप इनको भी समझा दो, क्रिकेट तो बहुत अच्छा खेलते हैं, हमारे स्कूल को जितवाते हैं, लेकिन पढ़ाई पे भी ध्यान दो। तो आफ्टर ही पास्ड अवे तब मैंने सब बंद कर दिया। तो ऐसा भी एक दौर आया कि मेरे प्रिंसिपल ने मुझे फोन किया, मेरी माँ से बात किया कि अरे वो क्रिकेट नहीं खेल रहे आजकल स्कूल के लिए, वो एग्जाम में ही ध्यान दे रहे हैं। और मैं तुरंत पास होने लगा सब सब्जेक्ट्स में जी। तो आई वांटेड टू रीपे माय फादर, यू नो, बाय डूइंग वेल इन माय करियर। और आपने रीपे किया भी, वो वाला गाना बना के जरा सुना दीजिए। मेरे पापा द ग्रेट। प्यार सबसे करो, सबसे मिलके रहो,
ला 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 ला, पापा कहते हैं ये, ओ मेरे पापा द ग्रेट, ओ मेरे पापा द ग्रेट, मेरे दिल की तू जान, तू मेरी पहचान, ला 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 ला, तू है ये है मेरी गुमान, ओ मेरे पापा द ग्रेट। एक खूबसूरत सा नगमा आपने अपने पिताजी के लिए समर्पित किया। और अब जो बातचीत है इसे समाप्त करने का तो मन नहीं कर रहा है, क्योंकि कितना सुंदर, कितनी सारा ज्ञान हमें मिल रहा है। लेकिन फिर भी एक अंतिम बात, हमारे श्रोताओं में बहुत सारे सिंगर बनना चाहते हैं, बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहते हैं, बहुत सारे गीतकार बनना चाहते हैं, या जीवन में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ एक शिक्षा आपकी तरफ से। देखो, जहां तक कंपोजर का सवाल है, हमेशा इतना याद रखना कि आप गाने बनाते रहना। कुछ कंपोजर्स ऐसे भी है, बोलते हैं कि जब हमको फिल्म मिलेगी तो अब हम म्यूजिक पे काम करेंगे। आप स्टॉक बना के रखना, रोज आपको काम करना है। ये बात मैं ना, रवि राय एक बहुत अच्छे डायरेक्टर है जो आनंद राय के भाई है, ये बात उनसे मैंने सीखी। जब हम लोग एक सीरियल कर रहे थे, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है और टीचर, तो रवि राय जी हमेशा बोलते थे कि आप हमेशा ना रोज एक रूटीन बनाओ कि आप 4-5 गाने कंपोज करेंगे। डोंट थिंक यू आर फ्री इफ यू डोंट हैव अ रिकॉर्डिंग। अगर आप फ्री हो, अगर आपके पास रिकॉर्डिंग नहीं है या आप कुछ गाना रिकॉर्ड नहीं करने वाले हैं, तो आप फ्री नहीं हो। आपको घर में गाने बनाने पड़ेंगे, आपको काम करना है, आपको काम करना है, आप स्टॉक बनाओ। तो वो चीज मैं आज तक फॉलो करता हूँ। और ईमानदारी बहुत जरूरी है, समय की पाबंदी, ये तो हमने खुद ने देखा है यहाँ पे। मैं थोड़ा सा पर्टिकुलर हूँ इन सब चीजों से जी। कि देखो, तकदीर 2 होते हैं, एक ऊपर वाले के हाथ में और एक तकदीर जो अपने हाथ में, वो तो पूरा ले लो भाई। जी, करेक्ट। तो ये, और सिंगर्स के लिए देखो, क्लासिकल सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आगे आपको काम में आएगा। जी। और गीतकारों के लिए जरूर पढ़ो, रीड, अलग अलग बुक्स पढ़ो। क्योंकि जब मैं इस लाइन में, मेरी हिंदी बहुत ही कमजोर थी, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं हिंदी इंप्रूव करूंगा। तो मैं हिंदी पेपर्स, मायापुरी, सब चीज में पढ़ता था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी हिंदी बहुत कमाल हो गई, लेकिन अभी कम से कम मैं ठीक ठाक तो बोल सकता हूँ। जी। तो पढ़ो, डिवोशनल बुक्स पढ़ो, ज्ञान प्राप्त करो। और हमारे लिए भी इट्स नेसेसरी कि हम लोग हर तरह का म्यूजिक सुने। जी। रैप, अफ्रीकन, हिप हॉप, हर क्षेत्र का म्यूजिक सुनो। जी। एंड बिकम अ जीरो एवरी डे। रोज जीरो बनो, खाली घड़ा बस। और रोज भगवान को बोलो, आज मैं, भाई मेरा इम्तिहान है, मैं जीरो हूँ, कुछ नॉलेज दो, बस ये है, बस और कुछ नहीं है। एंड बी हैप्पी, खुश रहिए। कभी कभी गाना पास होता है, कभी पास नहीं होता है, तो नथिंग टू फील बैड, नो। तो जब ये बात आप कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा अगर सुनाते। मैं एक गाना टीचर का जरूर सुनूंगा। ये सीरियल टीचर जी, सचिन खेड़ेकर ने वो रोल प्ले किया। ये गाना अभिजीत जी ने गाया था, जो बहुत हिट हो गया था। दूर मंजिल है तेरी, तो अकेला है माना, फिर भी मगर मुश्किलों से राही न तू हार जाना। दूर मंजिल है तेरी, तू अकेला है माना, फिर भी मगर मुश्किलों से राही न तू हार जाना। दूर मंजिल है तेरी, तू अकेला है माना। क्या बात है। ये योगेश जी ने लिखा था, ये टाइटल सॉन्ग था टीचर सीरियल का, कि दूर मंजिल है तेरी। और ये गाना बहुत लोग अभी भी बेचते हैं। जी। इट वाज अ फुल फ्लेज्ड सॉन्ग। जी। तो ये वो मोटिवेशनल सॉन्ग है बेसिकली। ये बेहतरीन गीत, बेहतरीन संगीत, बहुत खूबसूरत इंटरल्यूड, ट्रिल्यूड्स, बहुत प्यारा आनंदमय इंट्रोडक्शन, सभी गायक कलाकारों के साथ बेहतरीन काम करवाना, पूरा समर्पण, और आज विविध भारती में भी समय से पहले आ जाना, ये आपकी खूबियां हैं। और इन खूबियों को मैं प्रणाम करती हूँ। और आदरणीय श्री निखिल कामत जी, आप यहाँ तक आए, विविध भारती को इतना समय दिया और इतना प्यार दिया। ये जो आपके अंदर का बच्चा है, ये हमेशा बना रहे और ऐसे ही आपको बड़ा बनाता रहे। हम सबकी तरफ से, विविध भारती के पूरे परिवार की तरफ से, श्रोताओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका
हृदय से हम सभी फिर से स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। मैं भी विविध भारती को थैंक यू बोलता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और जितने भी यहाँ लोग हैं सबको मैं थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि ये टीम एफर्ट है। और मैं बहुत खुश हूँ आज, ये मेरा एक सपना था कि मैं विविध भारती के पास आ जाऊँ, और आई एम रियली हैप्पी टुडे, आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मैं HR कॉलेज में पढ़ता था चर्च गेट में, तो हम लोग पीछे जाते थे वड़ा पाव खाने के लिए, तो वहाँ वो बिल्डिंग थी विविध भारती या प्रसारण सेवा जो भी आकाशवाणी, तो मैं कभी सोचता था एक दिन मेरा भी इंटरव्यू यहाँ होगा, और वो सपना आज पूरा हो गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये था संगीतकार जोड़ी निखिल विनय के निखिल कामत से विधि जैन की बातचीत का दूसरा भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, पिक्चर ही कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज। रॉकिंग है रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकीज। डूपर है अपना बॉम्बे टॉकीज।